हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे सीएफ फाइनल ऑडिट के वीडियो में, जिसमें मैंने सीएफ फाइनल का एग्जाम पेपर ही लिख डाला है। मिड 25 का पेपर आपने बनाया? अरे मैंने इंस्टीट्यूट का पुराना एक क्वेश्चन पेपर उठाया और उसका आंसर लिख दिया। क्या हुआ सर, पास हुए या फेल? मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ, तुम मेरी क्यों कर रहे हो भाई? मैं तो पास भी हो गया हूँ, डिग्री भी आ गई है और अपनी रैंक भी लग चुकी है। अब तुम्हारी लगवाना है, क्लियर करवाना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर ऑडिट में आंसर कैसे लिखना है। हमने कई सारे पॉसिबली सैम्पल रैंकर्स टॉपर्स की कॉपीज भी देखी होंगी, उससे आपको बहुत सारे इनपुट्स भी मिले होंगे। बट उसके बावजूद भी अपना सबका एक स्टाइल होता है लिखने का, और अपन उसे किसी और के स्टाइल से कॉपी करते हैं तो खिचड़ी हो जाती है। मोर देन दैट, जब मैंने खुद ने आंसर लिखे तो मुझे बहुत सारे ऐसे रियलाइजेशंस और हुए कि इन तरह के कंफ्यूजन है जो स्टूडेंट को आंसर लिखते समय आते हैं। जैसे कि सबसे पहले आंसर फ्रेम कैसे करें, यानी ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो शुरुआत में आंसर में क्या एस पर ऐसे लिखूं या ऐसे का नाम लिखूं और ऐसे सेज लिखूं, या ऐसे का नाम नंबर देने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे प्रोविजन लिख दूं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। ख़त्म कैसे करना है, पॉइंट्स में लिखूं, पैराग्राफ में लिखूं, रेफरेंस देना ज़रूरी है नहीं है, मल्टीपल एसेज आ रहे हैं तो क्या करूं। वो जो इंटरमीडिएट में एक 3 पैरा फॉर्मेट समझते थे अपन, प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन, क्या ये काम आता है क्या? तो मैंने जितने आंसर लिखे ना दोस्तों, वो सारे के सारे, अच्छा मैंने सिर्फ ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर किया क्योंकि उसी में ज़्यादातर प्रॉब्लम है, बाकी सब तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। एथिक्स का डिफरेंट होता है, पर उसमें 3 पैरा फॉर्मेट में आपको दिक्कत नहीं है, आप इजीली इसको स्कोर कर लेते हो। पर सिर्फ ऐसे इसकी बात करें स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस में, मैंने देखा सारे आंसर में कहीं पे भी वो 3 पैराग्राफ वाला फॉर्मेट की प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस और इंटरप्रिटेशन काम ही नहीं आ रहा था, एक्सेप्ट एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने किया जिसमें काम आ रहा था। तो उससे मैंने कंक्लूजन निकाला कि आप किस तरह से कहां पे कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे। लिखते समय कई बार मेरी भी कलम रुकी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं लिखा तो खट 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 लिख दिया और उसके बाद मैंने क्या किया, एज इट इज आपके सामने लेके आ गया। मैंने आंसर लिखा, सजेस्टेड से कंपेयर किया, मुझे लगा और कहीं इंप्रोवाइजेशन आपको गाइड करने के लिए चाहिए तो मैंने रिमार्क्स लिखे। तो मैंने देखा कि कुछ कुछ चीज़ों में पॉसिबली स्टूडेंट को कन्फ्यूजन आता होगा, खास तौर पे ओपिनियन कंक्लूजन, कहीं प्रैक्टिशनर तो कहीं ऑडिटर, फर्म क्लाइंट शब्दों को कहाँ कैसे यूज करना है, बेसिक टर्म्स कहाँ कैसे यूज करना है, तो मैं आपको उसकी भी टिप दूंगा। इसके बाद में मेजॉरिटी जगह प्रॉब्लम ये आती है कि अपने को क्वेश्चन पढ़ के, और ऐसा स्टूडेंट पूछते हैं, तो मेरा क्या है, मैंने 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2 ही सब्जेक्ट मुझे तैयार करना है, आपको 6 करने हैं। तो ये सारा एक्सपीरियंस लेते हुए मैंने जब आंसर लिखे तो पॉसिबली विद दोस क्वेश्चंस व्हिच वर एकोइंग इन माय माइंड, जो स्टूडेंट पूछते थे समय समय पर, आई कुड कोरिलेट कि सर ये वाले क्वेश्चन में ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं लिखा। कंपाइलेशन एंगेजमेंट के क्वेश्चन में क्या कंपाइलेशन क्या होता है, डेफिनेशन लिखनी है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का जो क्वेश्चन है उसमें रिव्यूअर क्या क्या करता है ये लिखना है, या सिर्फ एडिशनल पॉइंट लिखने। इनफैक्ट क्या ये बताना है क्या कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता क्या है। क्वेश्चन में कई बार हमें लगता है बहुत सारी चीज़ें आना चाहिए, फिर सजेस्टेड आंसर देखते हैं तो समझ नहीं आता कि यार ये इन्होंने इतना ही क्यों डाला। तो ये चीज़ों के भी कंक्लूजन्स मिले मुझे, और कंक्लूसिव कंक्लूजन मिले एज टू व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन द आंसर। देन फैक्ट्स ऑफ द केस क्या रीराइट करने की जरूरत है, हमें मालूम है उसके मार्क्स नहीं होते, बट उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस में हमें लिखना पड़ेगा। आई टेल यू विच क्वेश्चंस। तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअल में जो मैंने आंसर्स लिखे ना बेटा, आपको ये आंसर्स बताऊंगा। ये देखो मैंने आंसर्स लिखे हैं ऐसे, और ये आंसर्स क्वेश्चन पढ़ने के बाद साथ साथ में अपन डिस्कस करेंगे, और मैंने फिर मेरे कमेंट्स भी लिखे हैं यहाँ पे कि इसमें क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो वी विल डिस्कस ऑल दैट स्टफ, राइट। सो सजेस्टेड आंसर वर्सेस माय आंसर, इसमें मैंने ऐसी चीजें भी देखी है, बिकॉज आई ऑल्सो चेक्ड अ लॉट ऑफ कॉपीज ऑफ द स्टूडेंट्स और रिव्यूड द कॉपीज ऑफ द स्टूडेंट टू गिव देम अ फीडबैक। हालांकि फिर भी कईयों की छूट गई, बट सजेस्टेड आंसर में मैंने जो मार्किंग देखी और जो सजेस्टेड आंसर देखे, उसमें देखा कि कई सारी चीज़ें भले ही सजेस्टेड आंसर में ICI के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे ने नहीं लिखी, फिर भी उसको पूरे मार्क्स मिले, पूरे। तो ज़रूरी नहीं है, आप ये दिमाग में फिट मत कर लेना कि सजेस्टेड आंसर में जो लिखा है वो पूरा आना चाहिए। पर सर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, आई विल हेल्प यू विद दैट। अब सर समय भी है क्या इसको इंप्रूव करने का? 101% है। कई बार आपके स्टैंडर्ड में आपको कंफ्यूजन आएगा कि यार SQC1 लिखूं या ऐसे 220। मैं बोलता हूँ दोनों ही लिख दिया करो ये वाले में, तो 2400 या 2410, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है आंसर में, उसका तरीका। देन फॉर्मेटिंग, प्रेजेंटेशन, ये सब कैसे करोगे कि थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा हो जाए। अंडरलाइनिंग के अलावा और क्या टेक्निक्स हो सकती है। सही बताऊं दोस्तों, ये सब करने के बाद
ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा ऑडिट का आंसर लिखना उतना टफ नहीं है जितना बच्चा क्वेरी पूछता है। और मैं एज अ फैकल्टी के लेंस से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके स्टूडेंट के लेंस से बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आप मेरी बातों को नहीं मानोगे, पर आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट, रीजनेबल एश्योरेंस कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट महसूस होएगा, आपको खुद को कॉन्फिडेंट लगेगा, नहीं यार डुएबल है। और मतलब मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि कुछ बच्चे तो इमोजी ढूंढेंगे कि यार मैं कमेंट में इमोजी डालूं कि सर को यहाँ से फ्लाइंग किस भेजता हूँ सर तक पहुँचे। फिर आपको नहीं मिलेगा तो शायद आप कमेंट ही ना करेंगे और सब्सक्राइब करके छोड़ देंगे कि यार सब्सक्राइब कर लो, क्या मेहनत करी है सर ने, क्या काम की चीज़ दी है। कई लोग दोनों भी करेंगे, कई पर्सनल मैसेज भी डालेंगे 9200079000 में कि यार चलो समय हमारे पास नहीं है पर सर ने इतना दिया तो एक तो बनता है। बट ये सब के बाद भी मैं कहीं पर भी आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ऑडिट में मेमोराइजेशन मुश्किल नहीं है। ये सारे आंसर्स ऑब्वियस सी बात है, मैं डे इन डे आउट पढ़ा रहा हूँ तो मेरी मेमोरी में काफ़ी फ्रेश रहेंगे इन कंपैरिजन टू आपकी मेमोरी में, पर क्योंकि अभी आपकी एग्जाम है तो आपकी मेमोरी में भी वो इक्वली फ्रेश होना चाहिए, इनफैक्ट और बेहतर होना चाहिए। तो मेमोराइज करना आज भी मुश्किल है, गिवन द फैक्ट कि मुझे कंटेंट याद है तो मैं उसे कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। मैंने मई 2024 का पेपर निकाला बिकॉज नवंबर 24 के क्वेश्चंस वेरी अनलाइकली वापस रिपीट होंगे, मई 24 के भी नहीं होंगे, बट मई का थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न मैच कभी कर जाए तो इसलिए। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा समय लूंगा मैं आपका, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और फिर उसके बाद मैंने क्या आंसर लिखा आपको वो दिखाऊंगा, कहाँ मुझे डाउट आए या स्टूडेंट को आ सकते हैं और उससे कैसे बाहर निकलना, और क्या फाइनल कंक्लूजन है जो आपको एग्जाम में यूज करना है फॉर एनी थ्योरी पेपर। PQR associate or statutory auditor of a large unlisted company। हमेशा क्वेश्चन में इस फोकस देना इस चीज पे कि लिस्टेड है या अनलिस्टेड। विच इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स subsequent to reappointment of auditor। In the annual general meeting, the company shared the appointment letter with PQR associates, seeking acknowledgement and acceptance. R is engagement partner planning to issue the acceptance letter. During current financial year, there was a surge by income tax authority. Certain accounting records were seized for verification. ये पहली fact है question specific. Based on information available on social media, our noted promoter brother is contemplating contesting ensuing election in the banner of a political party. Netaji. Current senior engagement team member who has been doing audit engagement till last year has left PQR and is planning to provide accounting service to an associate company. हमारा senior बंदा छोड़ के जा रहा है और वो associate company of the client को accounting services दे रहा है। और अभी तक हमने रिक्रूट अनदर सीनियर मैनेजर विद एडिक्वेट एक्सपीरियंस इन ऑटोमोटिव सेक्टर नहीं किया है, स्किल्स की कमी दिख रही है। इलैबोरेट करना है, यानी कि डिटेल्ड आंसर चाहिए इनको। तो ये एक्शन वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एफआर में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑडिट के कंपैरिजन में। अगर लिखा है इलैबोरेट तो डिटेल्ड आंसर होएगा, लिस्ट तो आप सिंपल छोटे पॉइंट्स में आंसर दे दीजिए, एनालाइज तो आपको रीजनिंग भी देना है ऐसा क्यों हुआ है। The matters to be considered by PQR associates, यानी CA firm, with respect to acceptance and continuance of client relationship considering the above issues. Would it not be a good idea, sir, to start the question by reading first the last line? Absolutely, you can do that. जितनी आपकी ट्रिक्स और टेक्निक से दे स्टे एज इट इज, दिस इज जस्ट एन ओवरऑल सप्लीमेंट वीडियो विच इज जस्ट गोइंग टू improve your or enhance your existing skills. Whatever you've been doing it right. Don't think this is going to challenge any of your existing understanding or any of your existing notions about how to write the answer. This is just going to finish it, polish it. That's it. क्या बात है सर, क्या अंग्रेजी बोले हैं, चल रहे आजा। तो दोस्तों क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज बोलिए, इलैबोरेट द मैटर टू बी कंसिडर्ड बाय द सीए फर्म इन एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। पर इसके आगे एक लाइन लिख दी है, कंसिडरिंग द अबव इश्यूज। नहीं भी लिखते तो आपको कंसिडर करना चाहिए। अब आप समझो, इसमें आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, एक्सेप्टेंस और कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, जो SQC 1 और ऐसे 220 में आता है। सर मैं इनमें से क्या लिखूं, तो देखो क्योंकि ये स्पेसिफिक टू एन एंगेजमेंट का क्वेश्चन है, आपको ऐसे 220 का रेफरेंस तो देना ही देना है। अगर ये होता क्या पॉलिसी होना चाहिए थी फर्म की, तो SQC 1 का रेफरेंस देना है। मैं फिर भी सजेस्ट करता हूँ गम्बक दोनों के दोनों रेफरेंसेस डाल देना।
अब मैंने आंसर क्या लिखा, सर अपना आंसर दिखाओ पहले, हमको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपने कैसे लिखा देखने का। देखो देखो देखो, एज पर SQC बनो, नाम पूरा लिख देना। सर आपको याद नहीं किया, टाइम नहीं था भाई मेरे पास, अभी FR का भी वीडियो बनाना, रिवीजन भी देना है, कितनी सारी चीजें हैं, तुम्हारे से ज्यादा काम है मेरे पास अभी। एज पर SQC 1, अ फर्म शुड कंसिडर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर एक्सेप्टिंग और रिटेनिंग अ क्लाइंट रिलेशनशिप। और 3 चीजें होती है, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। फर्दर ऐसे 220 में जिम्मेदारी है कि भैया पार्टनर की जिम्मेदारी होती है वो QCPP फॉलो करे और डिसाइड करे कि एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं एज पर दिस प्रिंसिपल। ये फैक्ट्स आ गई। PQR एंड एसोसिएट ने अपॉइंट किया लार्ज एंड लिस्टेड कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और ये एक्सेप्टेंस लेटर देने की प्लानिंग कर रहा है। बिफोर दैट PQR एंड एसोसिएट शुड कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट। मुझे मालूम है मेरे को इस पैराग्राफ के कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, बट अगर ये मेरी कॉपी में या लेट्स से फॉर एग्जांपल एग्जाम में ये मेरा पहला आंसर है, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आल्सो क्रिएट एन इंप्रेशन। सेकंड, मैंने ऐसा देखा है दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में सिर्फ 4 पॉइंट 3 पॉइंट ये जो है ना ये लिख देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मालूम है उनको 5 में से 1 मार्क मिलता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है भाई तुमको इलेबोरेट करना है, क्वेश्चन बोल रहा है तुमको कंसिडरिंग द गिवन फैक्ट्स में आंसर देना है, तो तुम सिर्फ इतनी सी चीज लिखोगे ना तो तुमको इसका 1 मार्क मिलेगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो तुमको फैक्ट्स लिखना पड़ेंगे क्योंकि इलेबोरेट है थोड़ा। इवैल्यूएशन और इंटीग्रिटी, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार आंसर कैसे फ्रेम करूं, तो 3 चीजें हैं और उन 3 से रिलेटेड 4 पॉइंट है, कौन सा कहाँ फिट हो रहा है डाल देते। तो इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रमोटर क्लाइंट में अपन क्या चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखा इनकम टैक्स की सर्च हुई है तो इसका मतलब इंटीग्रिटी पे डाउट आता है। तो मैंने लिख दिया IT अथॉरिटीज की सर्च हुई है तो इंटीग्रिटी इससे अफेक्ट हो सकती है, हमारा रिस्क पोटेंशियल ऑडिट का बढ़ सकता है। ब्रदर जा रहा है भैया पॉलिटिकल है तो इससे अनड्यू इन्फ्लुएंस आ सकता है, लिमिटेशन इंपोज हो सकती है ऑडिट के ऊपर। हमारा बंदा छोड़ के गया, नया बंदा आया नहीं है, कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, स्किल्ड रिसोर्सेस के इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि हमारा बंदा कहीं जाके एसोसिएट की सर्विस दे रहा है तो हो सकता है कि उससे हमारी फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाए, अपना ही बंदा अकाउंटिंग कर रहा है मैं ऑडिट कर रहा हूँ, तो वो भी हमारे इंडिपेंडेंस को, एथिकल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकता है। ऐसे मैंने रिलेट किया। मेरा आंसर सजेस्टेड आंसर से 100% मैच कर रहा है ऐसा नहीं है, बट काम का सारा कंटेंट उससे मैच कर रहा है जब मैंने बाद में कंपेयर किया, और मुझे मोर देन पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसमें से 5 में से 4 प्लस आएंगे अपने को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों ने, मैंने जब कॉपीज देखी, ये मैंने May 24 का पेपर लिया था, जब मैंने कॉपीज देखी थी तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसा लिख दिया था आखिरी में कि ही शुड नॉट एक्सेप्ट द असाइनमेंट। आप अपना इंप्रेशन खराब कर रहे हो और पहला आंसर है तो और खराब कर रहे हो। पूछा ही नहीं है तो काहे को डाल रहा है भाई। देखो क्या, इलैबोरेट ओनली द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय PQR इन कंसिडरिंग द अबव इश्यूज। आप देखना सजेस्टेड आंसर में भी कहीं पे भी नहीं दिया है कि एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो मैंने कंक्लूजन हमेशा एकदम क्लियर है कि इसके तो मार्क्स होते ही होते हैं आखिरी पैराग्राफ के, और ये प्रिंसिपली एग्जैक्टली जो क्वेश्चन ने पूछा उसके हिसाब से ही होएगा। तो PQR and associate should contemplate above finding and assess the potential risk of accepting audit engagement and decide whether to accept the engagement or not। खत्म। इस तरह से आपको आंसर बनाना है। ये मैंने फॉर्मेट यूज़ किया है, सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं है, उनके आंसर में बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट आएगा कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना सारे एसेस के क्वेश्चन जितने आंसर मैंने देखे सब ऐसे नंबर से शुरू होते हैं। पहला फ्रेज होता है एज पर SQC1 ऐसे 220। इस क्वेश्चन में जब मैं आंसर लिख रहा था तो मुझे लगा स्टूडेंट को एक डाउट आ सकता है कि सर मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए कहाँ से हम पता कर सकते हैं, उसके बारे में हम वो लिखते। ऐसा आपके मन में क्यों आया? सर आपने भी लिखा था क्या ऐसा पहले? इनफैक्ट सही बताऊं ना तो मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का जब पहली बार आंसर लिखा तो मैं भी 2 मिनट के लिए रुका, फिर मैंने वापस से रीड्राफ्ट किया उस आंसर को। तो ये फैक्ट है कि प्रैक्टिस आप भी करना है आपको। एक तो ये पेपर लिखना ही लिखना है बेटा। अभी अब मैं आज 10 ही दिन है, अभी तक नहीं लिखा है तो लिखो, लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करो जो आपने लिखा। एनी चॉइस, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बच्चों ने पूछे, दिमाग में वो एक को होते। तो किसी बच्चे की कॉपी में देखा उसने लिख रखा है कि भैया मैनेजमेंट इंटीग्रिटी यहाँ से पता होती है, विच इज नॉट कनेक्टेड ऑल टुगेदर टू द क्वेश्चन। यू डोंट हैव टू राइट मैनेजमेंट इंटीग्रिटी वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट, लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना ये रीअपॉइंटमेंट का केस है ना कि अपॉइंटमेंट का, तो आपकी लैंग्वेज वैसी मत लिख देना। रीअपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करना है या नहीं उसकी बात करना। और है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, हर जगह CA फॉर्म को फॉर्म और क्लाइंट को क्लाइंट रेफर करना। कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर कोई भी चीज़ एंगेजमेंट पार्टनर के लिए लिख रहे हो तो एंगेजमेंट पार्टनर, CA फॉर्म के लिए लिख रहे हो कुछ भी तो PQR एंड एसोसिएट, बाद में फॉर्म वो एक्सेप्टेबल है पूरे आंसर में, आपको ये डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं। ये वाला काफ़ी कुछ देखा जाए तो किस फॉर्मेट में हुआ,
प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस और आंसर और कंक्लूजन, आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो, बट मिक्स एंड मैच चलते रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे वाले ही क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक, चलिए। Fancy is a foreign company providing software support service and having a branch office at Delhi. During the year 23-24, Fancy Limited incorporates a subsidiary, Nancy Private Limited in Gurgaon. Nancy, where are the hardy boys? For furtherance of objective, Nancy Limited entered into business transfer agreement dated March October with Nancy Private Limited for transfer of all asset and liability along with business of Delhi branch to Nancy Private Limited on going concern basis from 1st April 2023. तो भाई हमने बैक डेट से अपना बिजनेस ट्रांसफर करने की बात की है, अपनी ही एक कंपनी बना दी है सब्सिडरी उसको। मैं कौन हूं? मैं सिर्फ ब्रांच ऑफिस हूं दिल्ली का। नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इज रिसीव्ड ऑन 20 दिसंबर फॉर सच ट्रांसफर। फैंसी लिमिटेड प्रोमिस्ड दैट इट शैल। तो फैंसी क्या है? फॉरेन कंपनी है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विस है, उसका ब्रांच कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली वाले ब्रांच ऑफिस बंद करके अपन क्या कर रहे हैं? सब्सिडरी बना रहे हैं। एनसी ने बोला है मैं फाइनेंशियल ऑपरेशनल सपोर्ट दिल्ली ब्रांच को देते रहूंगा और कोई भी लॉस वॉस कुछ भी अगर हो रहे हैं तो वो फैंसी बियर करेगा, चिंता मत कर दिल्ली। Delhi branch have prepared its financial statement that branch office is a going concern and all assets carried in the books at value to be recovered at the time of closure of operation to the extent ascertainable at the time of preparation of financial statement. यानी liquidation basis पे accounting हो गई है. Entity is not a going concern. Delhi branch has incorporated above matter in a detailed note XX to the financial statement. तो इसका नोट भी दे दिया है। तो सबसे पहली बात, ऐसे 570 यहां लगेगा ही नहीं। ये चीज जब ये क्वेश्चन पेपर आया था, सेम डे जब रिव्यू डाला था, मैंने तब भी कहा था। कई सारे लोगों ने बोला कि नहीं 570 का ही क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है या इलेवो है, पर आना भी चाहिए। नहीं भी सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे 570 तभी लगता है जब आपकी एंटिटी गोइंग कंसर्न है। नहीं, ऐसे 570 तब लगता है जब आपने अपनी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सोच के बनाए कि आपकी एंटिटी गोइंग कंसर्न है। तो ऑडिटर 570 तभी जाए जब एंटिटी ने अकाउंट्स गोइंग कंसर्न सोच के बनाए, फिर वो देखे कि ये सही बने या नहीं। पर अगर एंटिटी बोल रही है मैं तो गोइंग कंसर्न नहीं हूं, अपन तो जाने वाले हैं स्वा, 570 का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। ऐसे केस में अकाउंटिंग देखो सही है या नहीं है, और अगर सही है तो आपको मॉडिफाइड ओपिनियन भी नहीं देना है। हाँ, एक एम्फेसिस ऑफ मैटर जरूर देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल मैटर है, फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तब आपको बोल रहे हैं कि आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो दोस्त, कब बनेंगे हम सीए और कब करेंगे हम ऑडिट? सिर्फ सोच सोच के पक गए। बन जाओगे बहुत जल्द। अकॉर्डिंग टू यू दिल्ली ब्रांच हैज करेक्टली डिस्क्लोज द मैटर इन नोट 20। दिल्ली ब्रांच ने बढ़िया डिस्क्लोजर दिया, आप खुश हैं उससे। रिगार्डिंग क्लोजिंग द ऑपरेशन, यू हैव ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंसर्निंग एंड यू आर ऑन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो यानी कोई ऑडिट में प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया हो गया है। तो पूछ क्या रहे हैं? ड्राफ्ट अ सूटेबल ओपिनियन पैराग्राफ। ओ, ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन है। अब देखना दोस्तों, इंस्टीट्यूट है ना, ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ग्रेशियस है। यानी आपकी लैंग्वेज ऊपर नीचे कुछ भी होती है ना, फिर भी बढ़िया मार्क्स देता है। एंड बेसिस देयर ऑफ, तो इसका मतलब 2 पैराग्राफ हो गए, ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। अलॉन्ग विद डिस्क्लोजर ऑफ नोट 2020 विद सूटेबल प्लेस। ये बोल रहे हैं वो जो नोट 2020 का डिस्क्लोजर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किस सूटेबल जगह पे दोगे एज पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो ऐसे 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर के अनुसार हम देंगे, 570 का भी रेफरेंस दे देंगे, बट ऐसे 706 में हम एम्फेसाइज करें। 570 का रेफरेंस देना है नहीं देना है दैट्स मटीरियल, रेलेवेंस ही नहीं है उसका। यहाँ पे मेन है कि हमें 706 के अंतर्गत इसे कवर करना है, एम्फेसिस ऑफ मैटर। अब क्योंकि इसमें सिर्फ ओपिनियन ड्राफ्ट करना है, तो आप सीधे क्या करो, आप लिखो ही मत कौन सा ऐसे क्या है, आप ओपिनियन ड्राफ्ट करना शुरू कर दो, आखिरी में लिख देना जरूरत पड़े। अब ओपिनियन ड्राफ्ट करने में 3 चीजें आपको ड्राफ्ट करना है। तो 5 मार्क में से आप ले लो, पहला मार्क आपका होगा ओपिनियन पैराग्राफ का, मे बी 2 मार्क, 1 मार्क बेसिस ऑफ ओपिनियन और 2 मार्क वो जो एम्फेसिस ऑफ मैटर नोट 20 को आप हाईलाइट करोगे। इस तरह से स्प्लिट होगा। चलिए, तो मैंने क्या किया भैया, देखो मेरा आंसर। जब मैंने आज से क्यों लिखा, क्या जरूरत थी लिखने की? लिखने में बहुत सारी चीज़ों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग आती है, प्लस मैंने सोचा आप भी रिलेट कर पाएँ कि क्या लैंग्वेज फैकल्टी आपकी लिख रही है और आप उससे बेहतर लिख रहे हो। ये आपको आई एम श्योर मोर देन कॉन्फिडेंस आएगा आपकी अभी की लेवल ऑफ प्रिपरेशन से, विल फील इवन बेटर।
चलिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ओपिनियन, तो वी हैव ऑडिटेड दी, जैसे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दिया था, फिर बाद में मैंने सजेस्टेड से कंपेयर किया तो उसमें लिखा हुआ था स्टैंड अलोन, तो ये मैंने मार्क किया ऐसा कि भैया आप भी ध्यान रखना स्टैंड अलोन लिखने का है। एनी विच केस, यहाँ पे कंपनी नहीं है, दिल्ली ब्रांच है, तो आप दिल्ली ब्रांच ऑफ फैंसी लिमिटेड कंप्राइजिंग बैलेंस शीट, वो पूरा पैरा लिखना, मैंने लिखा, ठीक है। ओपिनियन में लिखते हैं। अब ये फ्रेज है जैसे, तो ये है ना, मैंने एक चीज़ और आपको बतानी है कि ये कुछ तरह के ऐसे फ्रेजेस रट्टा लगा लो बेटा, इन आर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन। क्योंकि ओपिनियन पैराग्राफ में पहले इंट्रोडक्शन आता है और फिर ओपिनियन आता है। The aforesaid financial statement are prepared as per the provisions of the Companies Act and give a true and fair view of the state of affairs। हालांकि सजेस्टेड आंसर में ये प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट वाला फ्रेज नहीं था, ठीक है, उसके ना मार्क्स कटने ना मिलने। फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पैराग्राफ मांगा है और अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, तो इसमें आप सीधे लिखोगे वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट एज पर एसेज, दोज एसेज रिक्वायर। तो अपन जो पढ़ते थे ना, ऐसे का रेफरेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे की गिवन अंडर सेपरेट पैराग्राफ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एथिकल रिक्वायरमेंट एथिक्स, वो ब्रीफ में लिखने का। देन एम्फेसिस ऑफ मैटर, इसके लिए कहीं आपको रेफरेंस में आंसर में लिखना चाहिए एज पर, नीचे नोट में कहीं पर कि एज पर SA 706, और वो चीज़ एक्सप्लेन कर देनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, फ्लो में पूरा आंसर लिख दिया, उसके ध्यान नहीं रहा कि ऐसे 706 का रेफरेंस देना है, और फिर बाद में जब क्वेश्चन बढ़ा तो मुझे ध्यान आया कि अरे एज पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, तो मे बी मैं एक रेफरेंस डाल दूँ तो और बेहतर हुआ। तो ऐसा भी हो जाता है, अपन फ्लो में पूरा आंसर लिख देते हैं और उसके बाद में अपन नेक्स्ट पे आ जाते हैं और कोई चीज़ मिस हो जाती है। तो इसके लिए हमेशा आंसर लिखने के बाद अगले पे जाने से पहले आपके क्वेश्चन की आखिरी 2 लाइन पढ़ो। ऑडिट में इतना टाइम रहता है बेटा। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में मुझे लगता है सबसे क्रिटिकल चीज़ें जिसके बेसिस पे आपको 2 मार्क मिलेंगे, वो पहला, एक तो आपको रेफरेंस देना है, क्योंकि एम्फेसिस ऑफ मैटर की एक कंडीशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस पार्ट को आप रेफर कर रहे हो वो लिखना है, और दूसरी लाइन आखिरी में लिखना है, ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस रिगार्ड। बाकी तो आपको सिर्फ चिपकाना है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही फैक्ट्स उठा उठा के अपने को वापस डाल। आंसर लिखने में क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत काम आती है, अलग अलग जगह यूज होती है, वैसे यूज कर दें। तो इससे क्या समझ में आया दोस्तों, एक तो ये इंपॉर्टेंट लाइन और फ्रेज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के, यार ये फ्रेज याद होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है, सजेस्टेड आंसर में एड्रेसी वगैरह भी दिए हैं, पर उसके कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता उसके कोई मार्क्स आज सच होना चाहिए। चलिए, तो ये एक और क्वेश्चन लिखा, आओ दोस्तों और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो पहला वाला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, करना ही है आपको, चॉइस ही नहीं है, और उसमें तीनों स्टैंडर्ड्स के ही आते हैं मोस्टली। BK has been engaged by XYZ to report on summary financial statement। समझ में आ गया, 810 derive from financial statement audited by him, ऑडिटर ही कर सकता है ऐसा, in accordance with SS, wants to determine whether applied criteria are acceptable before accepting such idea। तो अप्लाइड क्राइटेरिया की एक्सेप्टेबिलिटी, जितने भी स्पेशल स्टैंडर्ड है ना उन सब में, तो क्राइटेरिया की एक्सेप्टेबिलिटी, कब एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, आपको एंगेजमेंट, नेचर, स्कोप ऑफ एंगेजमेंट क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको बोला है फैक्टर्स विच विल अफेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया एज पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इस क्वेश्चन में तुमको डायरेक्ट लिखने का आंसर और मार्क्स लेने और भाग जाओ। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 लाइन में आंसर खत्म हो जाएगा, जबकि पिछले क्वेश्चन में आप देखो 4 मार्क के लिए अपने को ऑलमोस्ट 2 से 3 पेज लिखना लगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम हुई, जब मैंने पहला आंसर लिखा ना तो मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि यार इस तो बेचारे बच्चे यार इतना बड़ा आंसर लिख रहे हैं, यार क्या होता हूँ मैं सर, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपने कभी पहले लिखा ही नहीं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ गिव यू रियल एंड फ्रेश फीडबैक। ठीक है, आपको मालूम ही है कि हर एग्जाम के बाद मैं रिव्यू शेयर करता हूँ, बट ठीक है, दिस इज डिफरेंट। अभी कहानी सोचो क्या है, जब लंबे लंबे आंसर दिखे तो लगा कि यार अपन ज़्यादा तो नहीं लिख रहे हैं, बहुत तो नहीं लिख रहे हैं, पर वो नीड है, और सजेस्टेड आंसर भी उतने लंबे, पर हर पर्टिकुलर टॉपिक के नहीं है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा लिखने का ही नहीं, क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस ये तो खत्म ही हो गया, यहाँ पे जगह दिखी नहीं, अपना पेज ही पलट गया। आपको लिखना है एज पर ऐसे 810 समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या लिखने का है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया, नेचर ऑफ एंटिटी, पर्पज, इंफॉर्मेशन, नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी मिसलीडिंग। ये 4 फैक्टर हैं। ऑब्वियस ही बात है, याद होंगे तो ही लिखोगे, नहीं याद होगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये वीडियो याद कराने के ऊपर नहीं है, ये वीडियो याद है तो आंसर कैसे लिखना है परफेक्ट उसके ऊपर है, क्या लिखना है आंसर में क्या नहीं लिखना है उसके ऊपर है।
तो आप देखो इसमें आपको जल्दी मार्क्स मिल गए, तो आपका एवरेज टाइम एवरेज आउट हो जाता है। ऐसा होता है हमेशा, इंस्टीट्यूट पेपर ऐसे बैलेंस करते हैं। सर इनका भी आंसर इतना ही है क्या? इन्होंने तो ऐसे जो ये क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं उठा के। तो सजेस्टेड आंसर मैं आपको ये शेयर करूंगा जो मैंने लिखा है पब्लिकली, और आप कंपेयर करोगे तो आप देखना मेरा आंसर 100% मैच नहीं कर रहा है, किसी का नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो कॉपी पेस्ट करते हैं पूरा उठा के, मॉड्यूल का उतना चिपका दिया इन्होंने। मार्किंग स्कीम जिसको ये देते हैं वो ये नहीं बोलते सबके मार्क्स दो, वो बताते हैं ये पॉइंट हो तो इसके मार्क्स दे देना, जैसे इसमें इस 4 पॉइंट के मार्क्स दे देना, शुरू का इंट्रोडक्शन कुछ नहीं है, ऐसे का रेफरेंस आना चाहिए। चलो नाइस, अगला। हैप्पी हॉस्पिटल इज अ वेरी रिनाउंड हॉस्पिटल फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज इन मुंबई हैविंग सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत अच्छी बात है। हैप्पी हॉस्पिटल हैज स्टार्टेड यूजिंग अ नोवाइस सिस्टम, नया सिस्टम, which includes a complete record of indoor patient diagnosis, treatment, medication, billing, receipts, managed and developed by CT contractor. तो ये क्वेश्चन आउटसोर्सिंग का लग रहा है। Z is statutory auditor of Happy Hospital. Z came to know about this system while auditing. तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, इसका मतलब आपके ऊपर 402 लगेगा, ना कि 3402, अगर क्वेश्चन Z के लिए है तो। पढ़ते हैं पहले पूरा। Z is concerned whether, तो जो मैं बोल रहा था ना, ये जो ट्विन टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, उसके लिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आइडेंटिफाई करना कब कौन सा स्टैंडर्ड लगे। वेदर दीज कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, ये इस क्वेश्चन का कीवर्ड है बेटा। हमें चेक करना ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, वो किस में होता है? टाइप 2 रिपोर्ट। Z डिमांडेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर एन अश्योरेंस रिपोर्ट फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन होता तो 3402 होता। ये सर्विस ऑडिटर है। अबाउट देयर ओपिनियन ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, ये टाइप 2 रिपोर्ट में ही आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है आपसे पूछना, क्या क्या पूछ रहा है? विच टाइप ऑफ रिपोर्ट शुड बी ऑब्टेन बाय Z इन टर्म्स ऑफ रेलिवेंट स्टैंडर्ड? पहला क्वेश्चन। तो मैं आंसर जब भी लिखता हूँ दोस्तों, मैं दिमाग में यही सोच के लिखता हूँ कि आखिरी में कितने क्वेश्चन हैं, उन सबके मार्क्स हैं। दूसरा, व्हाट एस्पेक्ट्स आर टू बी कंसिडर्ड बाय Z इन यूजिंग एश्योरेंस रिपोर्ट एंड ऑडिट एविडेंस ऑफ कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो मुझे लगता है कि अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें 1 मार्क होएगा कौन सी रिपोर्ट यूज करना है वो लिखने के लिए, और 4 मार्क होंगे कि Z अगर ये एश्योरेंस रिपोर्ट यूज कर रहा है एज ऑडिट एविडेंस कि वो कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं है, तो वो उसमें क्या कंसिडर करेगा। तो पहले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई अपनी कि स्टैंडर्ड कौन सा लगने वाला है, क्योंकि Z के ऊपर है तो 402, क्योंकि ऑडिटर के लिए 402 है, सर्विस ऑडिटर के लिए 3402 है। तो ये क्लियर हो गया कि मैं 402 पे हूँ। तो मैंने 1 मार्क के लिए सीधे लिख दिया CA शेड शुड ऑब्टेन टाइप 2 रिपोर्ट एज पर ऐसे 402 नाम, since it wishes to also assess whether the controls at service organization are operating effectively or not. मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मुझे लगा 1 मार्क ही इतना ही लिखूंगा। मैं ऐसा भी लिख सकता था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट, टाइप 1 टॉक्स अबाउट दिस, टाइप 2 टॉक्स अबाउट दिस, और ऐसा करते हैं बच्चे। क्यों लिखना है भाई? पूछा ही नहीं है ना उसके मार्क्स से, तुम सजेस्टेड आंसर भी देख लेना, उसमें भी कहीं नहीं लिखा है व्हाट आर रिपोर्ट्स, ये पूछा ही नहीं है कौन सी रिपोर्ट है। टाइप 2 है, टाइप 2 में होता है। यू डोंट हैव टू राइट आंसर एज अ फैकल्टी अनलेस क्वेश्चन सेज एनालाइज और एक्सप्लेन व्हाई। राइट इट एज अ आंसर एज इफ सामने वाले को सब पता है, वो सिर्फ आपसे चेक कर रहा है आपको बताएगा नहीं। इंटरव्यू में बैठे वो पूछा कौन सी रिपोर्ट लगेगी, टाइप 2, वो पूछे वाई टाइप 2, तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि टाइप 1 में ये होता है, टाइप 2 में होता है, इसलिए टाइप 2। तो रीजनिंग पूछे तो वहां पे जाना होता है, ये फैक्ट है। बाकी सेकंड में क्या है, अब ये कंफ्यूजन है, ये आपकी तैयारी के ऊपर है। जब मैं एज एन ऑडिट एविडेंस यूज कर रहा हूं तो मैं क्या चीज़ों को देखूंगा उसकी रिपोर्ट में जिससे मैं ये कंक्लूड कर पाऊँ। तो मैं क्यों देखता हूँ उसकी रिपोर्ट 402, आपको याद हो तो, ताकि मैं असेस कर सकूँ कि भैया जो मेरा कंट्रोल उसका असेसमेंट है वो सही है या नहीं है, और आगे मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाने हैं, बस उस पर्पज से। तो मैं उसमें क्या देखता हूँ उसकी रिपोर्ट में, क्या चीज़ें इवेल्युएट करूंगा उसकी रिपोर्ट को यूज़ करने से पहले, तो फिर ये उसका आंसर है। ठीक है, अब आंसर देखना अपना उद्देश्य नहीं है। डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन क्या रेलेवेंट डेट और पीरियड का है, क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसने ऑब्टेन किए हैं, क्या कोई कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स के ऊपर बेस्ड उनके कंट्रोल्स थे, अगर हैं तो क्या वो यूजर एंटिटी को आइडेंटिफाइड है और क्या यूजर एंटिटी ने इंप्लीमेंट किया और हमको चेक करने का। इन सब से हमारा रिस्क असेसमेंट होगा। तो ये 4 पॉइंट है, 1 2 3, और ये मैंने पैरा के फॉर्म में किया आखिरी वाला।
तो ये क्वेश्चन में 5 में से सबसे पहले 400 तो निकाल लिया आपने दिमाग में, उससे 1 मार्क मिल गया। और ये वाले अगर आपको रिलेट हो गए कि ये पॉइंट लिखना है तो इसके मार्क्स मिल सकते हैं। पर अगर आप ये नहीं कनेक्ट कर पाए और आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, वो फिर आपकी प्रिपरेशन के ऊपर है। तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप पूरे गलत आंसर लिख के आ जाएंगे। तो ये कैसे सही करना है, इसका तरीका है कि आप पढ़ते समय क्या करना बेटा, पढ़ते समय हर टॉपिक पढ़ने की जितना ध्यान देते हो उतना उसकी हेडिंग पढ़ने पे भी ध्यान देना। तो अभी जब रिवीजन करोगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन हेडिंग के बाद सीधे पॉइंट पढ़ना शुरू कर देते हैं, हेडिंग पे फोकस करो कि अच्छा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंतर्गत ये वाला आंसर। तो देखो ये भी छोटा ही रहा आंसर, कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। अगला एथिक्स का है, अपन ऐसे इसके देख रहे। चलिए ये वाला देखो। 10 is carrying out audit of restated financial statement of BQ for 3 years 23, 24, 22, 21, 22 for onward submission to SEBI for upcoming IPO। तो पहली लाइन पढ़ के मालूम है ऐसा लगने लगता है कि वो ये तो कोई स्पेशल पर्पस असाइनमेंट लग रहा है, तो इस पे वो पीछे वाली 800 के बाद वाले स्टैंडर्ड्स कुछ लगेंगे क्या। N is planning to issue audit report on 5 August covering these restated financial statement. Okay. Before issuing the audit report, N requested management representation letter. अच्छा, तो अब ये रिप्रेजेंटेशन लेटर पर आ गया। From the company for this assignment, management of company provided representation dated April 24 for 23-24 only, as not in position to give for 22-23 and 21-22 because they were not in place during that period. How would N deal above situation as per relevant standard on auditing? तो इससे ये कंक्लूड हो गया कि क्वेश्चन ऐसे इसके अनुसार आंसर करना है। दूसरा, आप इससे कैसे डील करोगे, एकदम लड्डू मार्क से आपको सिर्फ ये लिखना है कि भैया मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो रिप्रेजेंटेशन लेटर वो पूरे पीरियड के लिए दिए जिसके ऊपर ऑडिट हो रहा है, जो हमारे ओपिनियन में कवर हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे वर इन द सीट ऑफ मैनेजमेंट और नॉट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। बस आपको ये लिखना है। तो इसलिए उनको 3 साल के देना पड़ेंगे, 1 साल का दे दिया है, 2 साल के और दे दें। पूछा है एन कैसे डील करेगा इस सिचुएशन पे, बस तो आपको बोलना है हम ऐसे डील करेंगे, खत्म। हालांकि इसमें एक कंफ्यूजन आया था कि क्या आखिरी में, चलो पहले मैं आंसर दिखाता हूं। कौन सा वाला है, सी बी। तो पहले इन्होंने पूरी कहानी दी, फैक्ट्स ऑफ द केस, इसके कोई मार्क्स नहीं है, मैंने नहीं दिया। फिर ऐसे 580, तो ये स्पेशल स्टैंडर्ड सीरीज भी होगा तो उन लोगों में भी 800 सीरीज में भी 200 से 700 जितने रेलेवेंट है लगते ही हैं, तो उस केस में 580 वहाँ पे भी रेलेवेंट है। तो आपको कोई स्पेशल स्टैंडर्ड का रेफरेंस नहीं देना है, 580 से ही आंसर बनेगा। एक 560 दिया है जो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, बट नेवरदलेस। अब पहले मैं अब आपको मेरा आंसर यहाँ से दिखाता हूँ। 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्स ऑडिटर टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस सपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। The responsibility of providing this lies with the management with such written representation to be provided for complete period of financial statement being reported upon, whether or not management was in charge during those period. This is also required to reaffirm management responsibility that previous period are also appropriate and remains valid. सही बताऊं तो ये लाइन लिखने में मेरे को मन में ऐसा था कि यार लिखूं कि नहीं लिखूं, क्यों, क्योंकि कहीं ये पूछा नहीं है वाई, और वो आंसर बहुत छोटा था तो फिर मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे प्रैक्टिकल सी बात। इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है, क्या उन्होंने भी फिर इलेबोरेट करके इस चीज को लिखा है, जबकि पूछा नहीं है। तो ये क्वेश्चनेबल मैटर है कि यार जब पूछा नहीं है कि क्यों देना है, सिर्फ ये पूछा है क्या करना है, तो हमें लिखना चाहिए ये करना। तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा कि भैया हमें 3 साल के लिए दे दीजिए और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। सजेस्टेड आंसर एक्सप्लेन वाई रिक्वायर्ड, जबकि स्पेसिफिकली पूछा नहीं है, क्वेश्चन का आंसर छोटा था तो 2 लाइन आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। अगर मैनेजमेंट नहीं देता तो क्या करता, ये कंफ्यूजन मेरे मन में आया था कि यार हाउ टू डील में क्या ये भी लिख दो कि व्हाट इफ नॉट मैनेजमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग द सेम। तो सेफर साइड पे शायद मैं लिख के आ जाता, क्यों, क्योंकि आखिरी में पूछा क्या है, हाउ विल एन डील विथ इट। तो एक लॉजिक ये, एन कैसे डील करेगा, वो हर साल का मांगेगा। और अगर क्वेश्चन आगे पूछता व्हाट इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस, तो मैं आगे का लिखूंगा। और यही लॉजिक आईसीआई फॉलो करता है कि
कैसे डील करोगे, आप सिर्फ ये बता दो इसके बाद क्या करना है, उससे क्या पॉसिबल और आउटकम्स आ सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको इस आंसर में देने की जरूरत नहीं है. मोस्ट ऑफ द सजेस्टेड आंसर फॉलो दिस रेफरेंस. एक सब्सिक्वेंट इवेंट का रेफरेंस दिया है जो मुझे थोड़ा सा रिडंडेंट लगा, नेवरदलेस. इसलिए मैंने आपको कहा ना, अच्छा आप ये आंसर देखना, और ये फैक्ट है बेटा, अगर आपने कॉपियाँ देखी होगी, मैंने तो देखी है, सजेस्टेड आंसर के कई सारे कंटेंट नहीं होने के बावजूद भी मार्क्स मिलते हैं. तो ये मत सोचना कि मुझे एज इट इज़ मैच करना है. मैं कैसे असेस करूंगा सर कि ये ज़रूरी है या नहीं है, यही तो मैं टिप्स दे रहा हूँ. इससे आप की तैयारी कॉन्फिडेंट है तो आप पक्का करके जाओगे. ऐसे भी अपने को ऑडिट में 100 में से 100 लाने नहीं है ना, तो अपने को 5 में से 4 में भी तो खुश है अपन. 5 भी मिलेंगे, कुछ में 4 आ जाए तो भी खुश. अरे सर गंगा नहा लेंगे हम, क्यों? क्योंकि हमारे तो समझो एमसीक्यू में 25 और इधर डिस्क्रिप्टिव में 15 तो चाहिए, इतने तो आ ही जाएंगे इतना सब करके. अबे ओए, इतना मेहनत करके 40 लाएगा. गिरी सीनियर पार्टनर ऑफ TSV एसोसिएट, रेप्यूटेड CA firm of chartered accountant which has been in practice for more than 5 decades. पुरानी फर्म है, ये पुराना पार्टनर है, सीनियर है. Firm undertakes statutory audit of large listed companies across various industry, more than 50 qualified experienced people assigned as engagement quality reviewer for audit engagement of listed company. तो listed company के engagement quality control review का क्वेश्चन है. What are the aspects which should be looked by Giri as an engagement quality control reviewer in relation to the engagement? तो क्या एस्पेक्ट गिरी को एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के रेस्पेक्ट में देखना है? तो भैया ये तो लिस्टेड एंटिटी का एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का क्वेश्चन हो गया. तो आपका आंसर वापस से किस में कवर हो गया? स्पेसिफिक टू एन ऑडिट है, ऐसे 220 में कवर हो गया. मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा आप दोनों रेफरेंस दे देना, SQC1 का भी यहाँ भी दिया. चलिए अब इसमें क्या आंसर है? एज पर 220 गिरी को क्या करना चाहिए? तो लिस्टेड एंटिटी के केस में 3 चीज़ें स्पेसिफिकली चेक करना होती है. CID अपन निमोनिक यूज़ करते थे, यहाँ लिख दिया बस ऐसे ही. कंसल्टेशन, इंडिपेंडेंस, डॉक्यूमेंटेशन. उनका फॉर्मेट पैराग्राफ का है. ये 3 कीवर्ड के मार्क्स से मैंने इसको हाईलाइट करके लिख दिया, एक एक लाइन में समझा दिया. पर लिस्टेड एंटिटी में ये एडिशनल कंटेंट है. जो नॉर्मल कंटेंट अपन हर एंटिटी में यूजुअली चेक करते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जिसका होता है, वो क्या होता है कि हम डिस्कशंस के थ्रू सिग्निफिकेंट जजमेंट, जहाँ रिस्क सिग्निफिकेंट जजमेंट रिलेटिंग टू एरियाज ऑफ रिस्क मटीरियलिटी, सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज को कैसे रिस्पॉन्स डेवलप किया, जो मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हुए वो करेक्ट हुए, नहीं हुए तो उसका क्या हुआ, जो हमारे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट TCWG रेगुलेटरी बॉडी के पार्टनर के एंगेजमेंट टीम के, वो रिव्यू करता है रिव्यूअर. रिपोर्ट इशूड अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये सब कुछ चीज़ें रिव्यू करता है. ये सब दोस्त सजेस्टेड आंसर में नहीं है, और मैं होता तो सेफर साइड पे लिखता, क्योंकि भरोसा नहीं हो अगले सजेस्टेड आंसर में डाल दें. ठीक है. और उसमें एक लाइन ये भी लिखते हैं कि ही हैज़ द राइट टू रिव्यू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन दो इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू. अब ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसके बाद इस क्वेश्चन में आगे एक और पार्ट है. तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आधा पढ़ के आगे मत बढ़ जाना. On completion, Giri has identified certain issues with respect to revenue recognition and adequacy of provision relating to onerous contract. The views of Giri are not accepted by engagement partner. The ways of resolving suggest the ways of resolving difference of opinion. SQC1 बोलता है आपकी पॉलिसी होना चाहिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आता है बिटवीन टीम मेंबर्स, पार्टनर एंड रिव्यूअर, तो कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, और इस केस में डिफरेंस आया है तो वो प्रोसीजर फॉलो करके हमें रिजॉल्व करना है. ये लिख देंगे, काम खत्म. तो मैंने हेडिंग दे दी कि भैया ये सेकंड पार्ट है. एज पर SQC1 डिफरेंस हो सकता है, गिवन केस में है तो एज पर अबाउ रिजॉल्व करना है. कोई लिखना ही नहीं है आंसर में, होता ही नहीं ऐसा कि रिजॉल्व ऐसे होएगा कि हम सीनियर से पूछेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, वो सब कुछ है ही नहीं. स्टैंडर्ड में ही लिखा है, जो प्रोसीजर SQC1 बोलेगा वैसे करो. क्या बोलेगा SQC1, वो सब कोई डिस्कशन ही नहीं है. तो लिखना ही नहीं, सोचना भी मत किए, सब लिख. ठीक है. चलिए नेक्स्ट, ये वाला बढ़िया. CA ललित को एंगेज किया इन कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ललित एक्सप्लेन्ड हिज टीम मेंबर द स्कोप ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द एंगेजमेंट. तो ये क्वेश्चन हो गया 4410 का शायद, क्योंकि कंपाइलेशन आया है, तो ऐसा मुझे लग रहा है. तो उसने टीम मेंबर को स्कोप वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई. टीम मेंबर ने ज़्यादातर ऑडिट किया है और उनका एक्सपोजर नहीं है कंपाइलेशन में. यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है. तो हमेशा है ना, ये पाकिस्तान बॉर्डर खींच देना जहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, ताकि आखिरी में जब अगले क्वेश्चन पे आओगे उससे पहले ये बॉर्डर के बाद जो जो चीज़ें वो सब तुम्हारे आंसर में आई या नहीं, ये चेक करना है. डिस्कस द की इश्यूज दैट CA ललित शुड डेलिब्रेट एंड गाइड हिज टीम मेंबर विद रिस्पेक्ट टू एंगेजमेंट
एंड द मैनर इट डिफर्स फ्रॉम अश्योरेंस एंगेजमेंट। 2 क्वेश्चन हो गए। क्या की इशू है जो उसको डेलिबरेट और टीम मेंबर को गाइड करना है, कैसे ये अश्योरेंस एंगेजमेंट से डिफरेंट है, और SQC1 इस पे लगेगा। आप ये समझ लो SQC1 लगेगा या नहीं, ये 1 मार्क का होगा और बाकी दोनों चीज़ें 2-2 मार्क की होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो ऐसे के क्वेश्चन शुरू इसी से होते हैं, एस पर ऐसे, एस पर एस आर एस, वो जो भी है। ये भी ध्यान रखना एग्जाम में गलती से इसे ऐसे मत लिख देना, फ्लो में जो SRS है वो SRS ही रहेगा। रिक्वायर्स प्रैक्टिशनर टू अप्लाई अकाउंटिंग इन। अब इसमें एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है की इशूज। अब हमारी एक आदत हो जाती है एज अ स्टूडेंट, क्योंकि इंस्टीट्यूट एकदम लकीर का फकीर है, जैसा क्वेश्चन की हेडिंग दी रहती है सेम उठा के क्वेश्चन में डालता है, तो समझ में आता है इसमें ये आंसर आएगा। अब आप स्टैंडर्ड पढ़ोगे 4410, तो वहां पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है व्हाट आर द की इश्यूज इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, क्या की इश्यूज हैं, तो प्राइमरली हम उसमें क्या समझाते हैं, ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ द असाइनमेंट। लगे तो डेफिनेशन भी दे दो कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसमें क्या की इश्यूज हैं, तो आप बेसिकली उसे कंपाइलेशन एंगेजमेंट समझा रहे हो, उसका नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव समझा रहे हो, तो वो वाले पॉइंट लिखना है। ठीक है, ये मैंने ऐसे कमेंट भी दिया, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, ये सब दे सकते हो। तो उस लॉजिक से फाइनेंशियल क्या होता है कंपाइलेशन, तो हम हमारी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज अप्लाई करते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, और रिपोर्ट देते हैं एज पर दिस SRS। पर्पस क्या होता है इस एंगेजमेंट का, तो मैंडेटरी, नॉन मैंडेटरी रिपोर्टिंग पर्पस के लिए हो सकता है। स्कोप क्या होता है, तो स्कोप में ये अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, इसलिए हम इसमें कुछ वेरिफिकेशन नहीं करते, ना कोई ओपिनियन। ये खत्म हो गए 2 मार्क। फिर कंपाइलेशन और अश्योरेंस, इसमें है ना, मैंने देखा था कई बच्चे टेबल में आंसर देते हैं, मत देना बेटा, मैंने देखा है नहीं है कभी भी इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर टेबल फॉर्म में आते हैं, बहुत रेयरली जब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ही आंसर वैसा दिया हो। तो आप सीधे क्या करना, डिफरेंस वाले क्वेश्चन में अगर कहीं स्पेसिफिकली जैसे ऑडिट इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस डॉक्यूमेंटेड है या 8 पॉइंट ऐसे ऐसे ऐसे, तो बात अलग है, नहीं तो कोई भी डिफरेंस आए ना तो दोनों की डेफिनेशन लिख देना, खत्म। तो कंपाइलेशन क्या होता है, एश्योरेंस क्या होता है, अपनी लैंग्वेज में लिख दो, टेबल फॉर्मेट वगैरह यूज नहीं करते। और SQC1 लगेगा क्या, तो आप लिख देना SQC1 अप्लाइज ऑन ऑल एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, SRS इज ऑल्सो एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, तो उसके ऊपर लगेगा 1 मार्क उसका लिया। ये भी इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्लियर है दोस्त? तो ये सब जो अपन कर रहे हैं सर, इससे हो क्या रहा है, अपन क्या वापस से क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आप अगर इसे देखोगे, फॉलो करोगे, आंसर पढ़ोगे, एंड आई एम शेयरिंग दिस आउट ऑफ ऑब्वियसली माई एक्सपीरियंस विथ डेफिनेट डिग्री ऑफ अश्योरेंस कि भैया इतना काफ़ी है, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया मेरा आंसर सजेस्टेड से वर्ड टू वर्ड मैच कभी नहीं हो सकता, सर का भी नहीं हो रहा, पर मुझे ये लिखना है जिससे मुझे मार्क्स मिलते हैं, तो इतना इतना भी लिख दिया तो मार्क्स मिल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है, क्या दिक्कत है, ये तो मैं लिख सकता हूँ। और इसलिए मैंने आपको बोला था वीडियो देखने के बाद आप अपने आप में और ज़्यादा बिलीव करोगे कि ऑडिट के आंसर्स डूएबल है। हाँ, एकदम से कनेक्ट करना, क्या लिखना है, वो चैलेंजिंग है। मेमोराइजेशन इज GAC Limited has compiled interim financial information as per listing agreement requirements and submitted to auditors for their review. तो जैसे ही यहाँ पे बोला है ना ऑडिटर को रिव्यू के लिए दिया, तो समझ जाना 2400 नहीं लगेगा, 2410 लगेगा। क्यों? अगर आप अपने एग्जिस्टिंग ऑडिटर से इंटरिम रिव्यू कराते हो तो 2410, नहीं तो 2400। तो ये क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो ना, जब आप पूरा पढ़ोगे तो आपको ये डाउट आएगा कि यार इसमें SRE रिव्यू एंगेजमेंट में 2400 लिखूं या 2410। तो जब भी ऐसे ट्विन स्टैंडर्ड होते हैं, ये और वो दोनों लगते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई ऐसी है फैक्ट छुपी हुई है जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा। रीना हैज बीन असाइंड ऑन द एंगेजमेंट टू रिव्यू इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ऑडिटर फॉर्म में रीना पार्टनर है। Based on inquiry and other review procedure, Reena assessed GAC has been facing continuous working capital shortage. तो ये एक पहली फैक्ट है। No financial institution are ready to lend additional funding to GAC क्योंकि इसमें continuous losses है। Company has defaulted in payment of loan and interest और operations भी significantly affected है। There are many indications of entity not being a going concern. Under such circumstance, Reena, who is doing review for the first time, noted GAC has not disclosed any information and interim financial information relating to material uncertainty. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में म्यू की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की।
गिवन द सिचुएशन एडवाइज रीना, तो ये आ गया, पाकिस्तान की लाइन आ गई आपकी। अब पहला क्वेश्चन है, हमें एडवाइस देना है रीना को कैसी रिव्यू रिपोर्ट इशू करेगी, और अगर गैग डिस्क्लोज कर देता म्यू तो रिव्यू रिपोर्ट क्या क्लीन हो सकती थी, डिस्कस करो। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ये और व्हाट इफ, ये ऐसे क्वेश्चन आप 3 पैरा फॉर्मेट में ही आंसर लिखें, नहीं तो आप है ना एक ही एक चीज इतनी बार लिखोगे कि आपको लगेगा कि यार फ्लो ही प्रॉपर नहीं आ रहा है आंसर में। ऐसे क्वेश्चन हमेशा वो 3 पैरा फॉर्मेट यूज करो। पहले पूरा प्रोविजन लिख दो, 2410 ऑडिटर आईएफआई का ऑडिट कर रिव्यू, सॉरी ऑडिटर आईएफआई का रिव्यू करता है इंक्लूजन देने के लिए, तो उसमें असेस करता है कि क्या कोई ऐसी इवेंट और कंडीशन है जो मटेरियल अनसर्टेनिटी। पूरी फ्रेज लिखना, इंपॉर्टेंट फ्रेज जो है याद रखने वाले, ये भी 570 भी है उसमें। इवेंट और कंडीशन दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, ऐसे हैं। और अगर ऐसे होते हैं तो हमें असेस करना होता है मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स और एक्शंस रिलेटिंग टू दैट, और देखना है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी अगर क्रिएट हो रही है तो क्या मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज की है या नहीं, और अगर करी है तो हम रिव्यू के केस में एम्फेसिस ऑफ मैटर देते हैं, वो सेपरेट मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला पैराग्राफ आता नहीं। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया है तो फिर हमें क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन नहीं लिखना कंक्लूजन, क्योंकि ये रिव्यू है। कीवर्ड्स, आप ओपिनियन लिखोगे मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, मान के चलो। फैक्ट्स लिख दो 4 लाइन में, इसके मार्क्स मिलने नहीं है तो एकदम शॉर्ट में, और कंक्लूजन 2 पार्ट का 2 पार्ट में। अगर कोई डिस्क्लोजर आईएफआई का नहीं दिया है तो आप क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट दे दोगे विथ रेफरेंस टू सच मटेरियल अनसर्टेनिटी, और अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिए है तो आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दे दोगे, यूजर का अटेंशन ड्रॉ कर दोगे ऑन दिस मटेरियल अनसर्टेनिटी। इस क्वेश्चन में आपको मालूम है एक डाउट ये आएगा कि सर एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं है, ये बात तो डिस्कस ही नहीं हुई, तो क्वेश्चन वहां जा ही नहीं रहा है, तो आप सोचो ही मत। ऐसी प्रॉब्लम होती है, ये आपके डेफिनेटली मन में आया होगा। तो अज्यूम किया है क्वेश्चन के आंसर ने कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है, और आप भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड सवाल ही नहीं है, कहीं ऐसा पूछा ही नहीं है कि वेदर एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न। वो सीधे बोल रहे हैं म्यू डिस्क्लोज की है और नहीं की है तो क्या करना है, तो वो खुद ही बोल रहे हैं भैया म्यू है, बस गोइंग कंसर्न का कोई डाउट है ही नहीं। सिर्फ फैक्टर्स हैं जो म्यू क्रिएट कर रहे हैं, पर एंटिटी बंद होने वाली है ना, तो इस पे क्वेश्चन रिव्यूअर कर रहा है ना आपसे पूछ रहे हैं, तो उस एंगल को टच नहीं करना है। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कहाँ कौन सी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, किस पे करना। तो वो सारे सवाल जो मुझे डिस्कस करना थे May 24 में, ऐसे बेस्ड बस इतने ही क्वेश्चंस थे, मैंने सारे लिख के सॉल्व कर दिए। ऑब्जेक्टिव लिखने का ऐसे आइडेंटिफाई करना, रियल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की क्या होगी और उसके ऊपर ओपिनियन शेयर करना है, ये सारे मुद्दे हैं दोस्तों। आई होप आपको ये यूजफुल रहेगा कहीं ना कहीं अपने मार्क्स बढ़ाने में, आंसर बेहतर लिखने में, और अपने आप को मोर इम्पॉर्टेंटली ऑडिट में ज़्यादा कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द पेपर और अटेम्प्टिंग और प्लानिंग फॉर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल विथ मोर कॉन्फिडेंस में मदद करेगा। चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट।